तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी दोस्तों को। और आज है 1 जनवरी 2025। ठीक है। तो मैं सुबह उठा हूँ तो जो भी दोस्तों का मैसेज आया था उसको मैं विशेष किया उन सभी को न्यू ईयर की। ठीक है। और आपको भी मैं विश कर रहा हूँ कि आप लोग खूब मन से पढ़िए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होना है, बाकी सब फालतू की बातें हैं। ठीक है। सबसे मेन जो चीज़ होना चाहिए वो है आपकी खुद की मेहनत। आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, जितना अपने किताबों के साथ समय बिताइएगा, उतना ही बेहतरीन आप अचीव कर पाओगे। बहुत से मित्र मंडली, दोस्त और बहुत से बच्चों को जो तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ का, उनमें मैंने एक चीज़ देखा है कि वो घंटों-घंटों अपने फ़ोन पर व्यस्त रहते हैं, जैसे रील्स वगैरह तमाम चीज़ों में। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन मेन जो मेरा काम होना चाहिए वो है हमारी किताबें, हमारी पढ़ाई। ठीक है। तो मैं थोड़ा आज आप लोग को बताता हूँ। वैसे तो मैं ये वीडियो लगभग शाम को 3 बजे शूट कर रहा हूँ। ठीक है। मैं सुबह 9 बजे के आस-पास जग गया हूँ। अब आप लोग सोचोगे इतना लेट क्यों? क्योंकि रात में लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आस-पास मैं सोया था। इवन कि नींद आते-आते 4 भी बज गया था। उसके बाद मैं 9 बजे उठा हूँ, मुँह धुला हूँ, ब्रश किया हूँ, उसके बाद से जो है मैं पढ़ना शुरू किया हूँ, कुछ खा पी करके। और तब से मैं अभी तक पढ़ रहा था क्योंकि मेरा 6 घंटे का ये स्लॉट था। मैं कोशिश यही किया हूँ कि लगभग 6 घंटे पढ़ लूँ, लेकिन मैं आपको रियल बताऊँ, मैं 6 घंटे का बनाया था, लेकिन इसको मैं 5 से साढ़े 5 घंटे ही कर पाया हूँ। क्योंकि उठना, तैयार होना, यहाँ टेबल पे बैठना, ये सारा चीज़ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। बाकी मोबाइल फ़ोन को मैं साइड करके ही पढ़ाई करता हूँ, मोबाइल पास में नहीं होता है जब भी पढ़ने बैठता हूँ। ख़ास करके कोशिश करता हूँ कि मोबाइल को फ्लाइट मोड में रख लूँ, ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन, कोई भी मैसेज ऐसा ना आए कि जो मेरी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करे। तो मैं मोबाइल को अक्सर फ्लाइट मोड में डाल करके आपको मैं बताऊँ कि मैं उसको बिस्तर के नीचे छिपा देता हूँ, ताकि नज़र भी उस पे ना जाए। क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा-सा माइंड बदलता है तो हम उसके तरफ ही खींचे चले जाते हैं। तो ये ज़रूर कीजिएगा, आप भी कर सकते हैं। बाकी मेरा एक सजेशन है, कर सकते हैं, करना भी चाहिए। क्योंकि मेरा मेन मोटो क्या है? पढ़ना। और अगर हम पढ़ाई के लिए कुछ भी कर पाएँ तो करना चाहिए हमें। ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं इस 6 घंटे में क्या पढ़ा आज की क्लास में, तो आप देख सकते हैं ये किताब है, आप लोग इस किताब के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है। ठीक है। राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जैसे संबंधित चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं मध्यकालीन भारत में। वैसे इसके अंदर जो है वहाँ से 700 साढ़े 700 ईस्वी से लगा करके इसमें ज़िक्र जो हुआ है वो 1750 तक का ज़िक्र हुआ इस बुक के अंदर। यानी कि जो टाइमिंग है 750, ठीक है, ईस्वी से लगा करके कहाँ तक, तो 1750 तक की पूरी कहानी इसके अंदर इंक्लूडेड है। वैसे मैं पढ़ रहा था जो है यहाँ पे 13वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के अंत में और 14वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में मैं चल रहा था। ठीक है। और कुछ गड़बड़ हो रहा होगा तो समझिएगा। हाँ, वैसे मैं सन बताता हूँ कहाँ से कहाँ मैं पढ़ रहा था आज। ठीक है। तो इस बुक में मैं पढ़ रहा था कहाँ से कहाँ तक, तो इस बुक में मैं आज पढ़ा हूँ। ठीक है। आज मैं मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहा था। वैसे इसके पहले मैं दिल्ली का सल्तनत काल जो था, सल्तनत काल था, वो मैं पढ़ चुका। तब इसके पहले मैं पढ़ चुका, ख़त्म कर चुका, याद भी हो गया है। देखो मेरे पास 3 मटेरियल हैं मध्यकालीन को पढ़ने के लिए। एक तो मेरा ये है, सतीश चंद्र जी की किताब है। ठीक है। इस किताब में पूरी है, और साथ ही साथ मेरे पास मेरा क्लास नोट्स है। वैसे मैं ऑफ़लाइन क्लास करता हूँ तो वहाँ पे हमारे टीचर भाई सुजीत सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो मेरा ये नोट्स है। आप कहोगे यार इतना मोटा नोट्स मध्यकालीन का, तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मध्यकालीन इसमें नहीं है, बल्कि प्राचीन काल का इतिहास भी इसमें इंक्लूडेड है। दोनों नोट्स एक ही में है, मध्यकालीन और प्राचीन का। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्लास को अच्छे से किया था, मतलब ऑफ़लाइन जा कर के। ऑनलाइन भी सुविधा है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, 10,000 में मिल जाएगा आपको सुजीत सर की क्लास। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सुजीत सर की क्लास आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी कर सकते हैं, जहाँ से भी खोज करके कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं सुजीत सर,
आप ये हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप सर्च करके उनका क्लास कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। मतलब हमें लगता है कि इनसे अच्छा इतिहास कोई पढ़ा ही नहीं सकता। वैसे मैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ इतना मैं कह नहीं सकता क्योंकि और भी टीचरों को चोट लगी, लेकिन 100% एक एस्पिरेंट को ज़रूर सुजीत सर की क्लास को देखना चाहिए। अगर हिस्ट्री की समझ बनानी है तो एक बार ज़रूर देखना। बाकी मैं कई सारे टीचरों को मैंने पढ़ा सुजीत सर से पहले, मैं उतने अच्छे से हिस्ट्री को समझ नहीं पाया जितना सुजीत सर ने मुझे समझाया, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हो। तो हिस्ट्री में जो भी पढ़ाया गया था क्लास में मैंने उसको अच्छे से पढ़ा। फिर उसको पढ़ने के बाद मैं नोट्स जो बनवाया गया था उस नोट्स को खूब अच्छे से रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद उसको शॉर्ट सिनॉप्सिस साइड में देखो, मैं इतना स्पेस नोट्स बनाता हूँ तो साइड में इतना स्पेस छोड़ के जाता हूँ। अच्छा, इतना स्पेस छोड़ने का रीज़न क्या है? रीज़न यही होता है कि अगर कुछ छूट रहा है तो उसको आप लिख सकते हो, शॉर्ट सिनॉप्सिस ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे मैं देख सकते हो मैं पेंसिल से यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। शॉर्ट सिनॉप्सिस ये पूरा डिटेल है, इसका मैं शॉर्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ क्या क्या मेन मेन पॉइंट, ठीक है। तो मैं इसको जब रेडी कर लिया, रेडी करने के बाद इसी बात को मैं अपने से बिना कहीं पर मतलब देखे, ठीक है, मैं इस छोटी कॉपी में लिखता हूँ। आप लोग को मैं बताया भी था मेरे पास 2-2 कॉपियाँ होती हैं। ये मेरा खुद का लिखा हुआ नोट, मतलब ये तो सर ने लिखवाया था। सर की बातों को जब मैंने याद कर लिया फिर मैं इसको छोटे से कॉपी में लिखना शुरू किया, देख सकते हो, ठीक है। सारी बातों को मैं छोटे से कॉपी, अच्छा ये छोटे से कॉपी में लिखने का अर्थ क्या है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं A4 साइज़ पेज पर भी लिख सकते हैं, मैं भी लिखता था A4 साइज़ पेज पे, जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैं रखा हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, देखो मैं भी A4 साइज़ पर पेज पर लिखता था पहले, ठीक है। देखो A4 साइज़ पेज पर लिखता था। इसका ना लिखने का रीज़न क्या है? अब मान लो मैं A4 साइज़ पेज पर लिख रहा हूँ और लिखने के बाद अपने शॉर्ट्स नोट्स को, अब क्या है ना कि पूरी जर्नी में ये नोट्स मेरे साथ रहना है, 24 आवर रिवीजन के लिए मेरे पास ये नोट्स रहना है। मैं जब अगर A4 साइज़ पेज पे लिखता तो उसमें क्या होता कि A4 साइज़ पेज की जो साइज़ होती है बड़ी होती है, उसको सँभालना मुश्किल होता है। तो मैंने एक छोटी सी कॉपी लिया और इस कॉपी में सारा मैंने इंक्लूड कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा पेज है, ऐसा नहीं है कि कम पेज है, और मुझे लगता है कि मेरा 2 हिस्ट्री यानी एंशिएंट एंड मेडिवल दोनों आ जाएगा इसमें। तो मैं छोटी कॉपी का यूज़ इसलिए किया कि मैं इसको कहीं भी कैरी कर सकता हूँ, मतलब इवन घर जाना हुआ, कहीं घूमने जाना हुआ, या फिर कहीं भी मैं जा रहा हूँ तो इसको उठा लिया, अपने बैग में डाल लिया, हाथ में लेके चला गया, कोई नहीं जाना, अपना बैठ करके कहीं भी इसका रिवीजन कर सकते हो। बिस्तर पे रिवीजन करने में आसानी होगी। कहीं भी आप जा रहे हो वहाँ पे रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये छोटी सी कॉपी, ठीक है। तो मैं इसलिए इसमें यही इसका तर्ज, इसका जो भी है रीज़न यही है, ठीक है। तो मैं मुगल काल पढ़ रहा था जिसमें बाबर के बारे में हमने पढ़ा कि बाबर फरगना, जो कि आपके मध्य एशिया वाले क्षेत्र में पड़ता है, फरगना नाम का जगह, वहाँ का शासक था, उसको पीट पाट के सब भगा दिया था। वहाँ से जो है वो बाबर आता है, जो है काबुल में अपना बनाता है रहने का जगह, ठीक है, अफ़गान के काबुल में, ठीक है। फिर कुछ अपने यहाँ के शासक होते हैं, लोधी वंश का एक होता है, ठीक है, वो, और अपना जो है ये राजपूत से, ठीक है, ये सब उनको बाबर को इनविटेशन देते हैं कि आओ इब्राहिम लोदी को पीटो। अच्छा, लोदी वाले भी बुलाते हैं, लोदी वंश के कुछ और भी होते हैं जो सोचते हैं अपना अधिकार जमाने के लिए, ठीक है, उसको हटा करके इब्राहिम लोदी को। तो वो लोग इनविटेशन देते हैं बाबर को कि आओ इसको पीटो। रीज़न यही माइंड में सोच करके इनविटेशन देते हैं कि बाबर आएगा, पीट पाट के चला जाएगा और हम लोग अपना राज्य करेंगे, हम लोग को बाबर मारेगा नहीं, क्योंकि हम लोग खुद बुला रहे हैं उसको, तुमको मारेगा नहीं। लेकिन गलत सोचते हैं। बाबर आता है, इब्राहिम को भी हराता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, हरा करके अपना राज्य स्थापित कर देता है मुगल। उसको लगा था, सभी को लगा था कि लूट छूट के चला जाएगा, लेकिन वो गया नहीं, बल्कि अपनी वहीं पर मुगल वंश का स्थापना कर दिया। फिर बाद में बाबर जो है 26 में, 27 में, 28 में, 29 में 4 युद्ध लड़ता है, और चारों युद्ध में जो है 4 युद्ध पानीपत, 26 में पानीपत मारेगा। फिर उसके बाद से क्या करेगा, पानीपत में खानवा की लड़ाई लड़ेगा, ठीक है, 27 में। फिर 28 में चंदेरी की लड़ाई लड़ेगा। इस प्रकार से ये बहुत ही लड़ाई लड़ता है। फिर घाघर की लड़ाई 29 में लड़ता है और 30 में मर जाता है ये। तो इस प्रकार से ये लड़ाई लड़ता है, और वो जो लोग इनवाइट किए रहते हैं उन सबको ही पीटता है खाना, ठीक है। तो जो जो इनविटेशन दिए होते हैं उनको भी पीटता है, सब पूरा बढ़िया से अपना कब्जा कर लेता है। बाबर मर जाता है 30 में। फिर उसके बाद हुमायूं उसका बेटा
आता है, इस पे कब्जा करता है। ठीक है, मुगल बादशाह बनता है हुमायूं। अच्छा, हुमायूं जब बनता है तो उसी वक्त बंगाल वाले क्षेत्र में या बिहार का जो एरिया है उस वाले एरिया में कुछ अफ़गान शासक आते हैं और उस पे विद्रोह करते हैं। हुमायूं उन सब का दमन करता है, अफ़गानों का। बंगाल वाले क्षेत्र में एक शेरशाह सूरी का नाम आप पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे बंगाल वाले क्षेत्र को भी वो जीतने की कोशिश करता है। वैसे जो शेरशाह सूरी होता है वो एक जगह होता है, ठीक है, वहाँ का जागीर का प्रबंधक पहले शुरुआती तौर में रहता है। वैसे शेरशाह सूरी तो बाबर के साथ भी काम कर चुका था, रह करके मतलब उनके संरक्षण में काम किया था। अफ़गानों के साथ भी जो है शेरशाह सूरी अफ़गानों के साथ भी रहा है। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और अंत में जो है हुमायूं को पराजित करता है। हुमायूं को वो शेरशाह सूरी पराजित करता है। हुमायूं भाग करके ईरान में जाता है और 15 साल तक सूर वंश का स्थापना शेरशाह सूरी करेगा। शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक रहता है और कई सारी लड़ाइयाँ लड़ता है। एक कलिंजर का युद्ध होता है, उसी युद्ध में बारूद के फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी मर जाता है। जब शेरशाह सूरी मर जाता है फिर उसका एक उत्तराधिकारी आता है, वो 45 से 54 तक रहेगा, यानी कि 1545 से 54 तक रहेगा। ठीक है, फिर जब उसकी मृत्यु होती है फिर उसके बाद उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई शुरू होगी सूरवंश में। और जब सूरवंश में उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई शुरू होगी तब फिर से हुमायूं वापस आता है। वही हुमायूं जिसको शेरशाह सूरी ने ईरान तक भगाया था मार के, वही शेरशाह सूरी फिर वापस आएगा और वापस आने के बाद क्या करेगा, शेरशाह सूरी के जितने भी वंशज हैं उनको पीट पाट करके ख़त्म करेगा और फिर से मुगल वंश की स्थापना कर लेगा। ठीक है, और मैंने जो है सूर वंश का प्रशासन भी पढ़ा, किस तरह का उसका प्रशासन था, कौन कौन से काम किए उन्होंने, ये सारी बात हमने पढ़ा आज की इस 6 घंटे के स्लॉट में। देखो, अगर कोई कहता है कि मैं 6 घंटे पढ़ाई किया, 5 घंटे पढ़ाई किया, जो भी कहता है, तो ये मान के चलना कि 5 घंटे 6 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ाई नहीं होती है। मैंने व्यक्तिगत किया है, ठीक है, नहीं होता है। अधिक से 3 से 3.5 घंटा आप कर सकते हो, 4 घंटा कर सकते हो। बीच में ब्रेक होता है, 5-10 मिनट का ब्रेक होता है माइंड को फ्रेश करने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उन सबको इंक्लूडेड स्टूडेंट बताता है। तो आप इस बात को ज़रूर रखिएगा माइंड में कि कंटिन्यूअस नहीं होता है, लेकिन आपको पढ़ना है तो आप ज़रूर मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखो, नेक्स्ट स्लॉट मेरा शाम के टाइम अभी 3 बज रहा है, 3, 4, 5 बजे से मेरा नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होगा और वो 5 से लगा करके रात को 10 तक होगा। फिर 10 बजे खाना वाना खाऊंगा, फिर थोड़ा देर रेस्ट करूंगा, फिर 11 से 2 मेरा एक स्लॉट चलेगा। रात को 11 से 2 बजे रात तक एक स्लॉट चलेगा। फिर 2 बजे के बाद अगर इच्छा किया तो मैं करंट अफेयर्स न्यूज़ वगैरह थोड़ा देखूंगा, 3, 3:30 बजे तक सो जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा रूटीन है, ऐसा मैं पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और देखो रूटीन क्या होता है ना, डेली बाय डेली सेट होता है। माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे पढ़ना ही है, मुझे और सारा कोई काम से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यार पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उससे इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं होता है। तो एक बार आप माइंड में इसको बना लो कि मुझे पढ़ना है, तो टाइम देना पड़ेगा और टाइम को निकाल लो। हमें लगता है कि आपको पढ़ के अगर नौकरी लेना है और पढ़ के ही सब कुछ करना है ज़िंदगी में, तो हमें नहीं लगता कि इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपनी राय कमेंट में कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब करूँगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।